गाइस, आइए अब विद्यार्थी क्लासेस में एक बार फिर से हम लोग लॉज ऑफ मोशन का स्टडी करते हैं। इसमें एक टॉपिक्स है, एक लाइन यहाँ लिखी हुई है कि न्यूटन्स सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है इसका कि न्यूटन्स के सेकंड लॉ को ही हम लोग रियल लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसके पीछे वजह यह है कि विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन we can obtain the first law of motion, we can obtain the third law of motion, both. न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी ला सकते हैं और थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी ला सकते हैं। इसीलिए हम लोग न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को बोलते हैं कि इट इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। अब आइए कि न्यूटन्स के सेकंड लॉ में क्या था और फर्स्ट लॉ में क्या था और कैसे हम लोग सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ में आते हैं। तो देखिए, न्यूटन्स के सेकंड लॉ में बोलता है F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू ma। और न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में बोला कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड ऑन ए बॉडी, देन इफ ऑब्जेक्ट इज इन ए मोशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन और in a motion of or in a motion a state of rest, then they will maintain their initial state और current state। यानी कि अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, जब तक कि कोई फोर्स नहीं लगता है। अब यहां पर अगर बोलता है कि F इक्वल टू m है न्यूटन्स का सेकंड लॉ, if no external force is acted, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है तब क्या हो जाएगा? F जीरो, F इक्वल टू जीरो। जब F जीरो हो जाएगा तो देखिए मास तो जीरो नहीं हुआ, इसका मतलब है जीरो इक्वल टू ma। तो मास तो जीरो नहीं है, इसका मतलब है कि a इक्वल टू हो गया जीरो। और जब एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो देखिए v इक्वल टू u प्लस at की अगर हम बात करें तो ये जीरो टर्म हो जाएगा ना, जीरो इंटू टी जीरो, यानी कि v और u दोनों बराबर है। यानी कि ऑब्जेक्ट अगर u जीरो है तो v भी जीरो, इनिशियल जीरो तो फाइनल जीरो। अगर u रन कर रहा है तो v भी उतना ही होगा जितना u है। यानी कि अगर रेस्ट में है ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है स्ट्रेट लाइन में तो मोशन में रहेगा, क्योंकि इस पे कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ था। तो न्यूटन्स के सेकंड लॉ से हम लोग न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को लेके चले आए। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि कैसे न्यूटन्स के सेकंड लॉ से हम लोग न्यूटन्स के थर्ड लॉ को लेके आते हैं। अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं, सपोज करो आपकी एक सिस्टम हम ले लिया और एक सिस्टम के अंदर में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है A और दूसरा है B, और ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। देखिए एफ ए बी जो है ना, ये ए पे लगने वाला फोर्स है, किसके चलते? बी के चलते। एफ ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। और अगर आप फोर्स ऑन ए है तो मोमेंटम किसका चेंज होगा? ए का। जिस पे फोर्स लगता है मोमेंटम उसी का चेंज होता है। तो फोर्स ऑन ए है ड्यू टू बी, तो बी ने फोर्स लगाया ए पर, तो मोमेंटम चेंज हुआ ए का। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? डी पी ए बाई डी टी। और इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं एफ बी ए, तो ये हो जाएगा डी पी बी बाई डी टी। अगर हम लोग दोनों को जोड़ दे, एफ वेक्टर ए बी प्लस एफ वेक्टर बी ए, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डी पी ए बाई डी टी प्लस डी पी बी बाई डी टी। यहां तक ठीक है। अब देखिए राइट हैंड साइड बतला रहा है टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो अगर हम लोग यहां इसको लिख दें कि एफ ए बी प्लस एफ बी ए इक्वल टू डी पी बाई डी टी। यहां तक के बाद अगर हम मान ले कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टेड ऑन द बॉडी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज जीरो। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है तो एफ ए बी प्लस एफ बी ए ये किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। और एफ ए बी ये बराबर हो जाएगा माइनस एफ बी ए।
क्या बता दिया, देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन का रिएक्शन। अगर ये इस पर फोर्स लगा रहा है तो ये भी इस पर फोर्स लगा रहा है, जो मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में अलग अलग है, और दोनों फोर्स एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लग रहे हैं। थैंक यू।